हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का पहला पार्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी ऐसे सारे केमिकल्स के बारे में जिन केमिकल्स को हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमने उस सेशन में डिस्कस की थी। आज का जो सेशन है वो है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का पार्ट 2। आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स को पढ़ेंगे जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की चीजों में बोलो या फिर कुछ ऐसे अलग अलग डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, उसे बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। चाहिए शुरुआत करते हैं। सो पहला जो टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े हैं, बॉन्ड के हिसाब से कोवैलेंट होते हैं, आयोनिक होते हैं, उसके बाद सॉलिड सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस। ओके, सो व्हाट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर द एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिनका ज्यादा होता है। अब बच्चे पूछेंगे एटॉमिक नंबर से ज्यादा है इसका मतलब कितना? सो यूजुअली यू कैन से कि एटॉमिक नंबर 92 एंड अबव, ठीक है, 92 और उससे ज्यादा जनरली, क्योंकि जो भी हम लोग एग्जांपल देखने वाले, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 92 वाले की, तो वो होता है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। हमारे पास थोरियम है, तो ये जो कुछ है ये कहीं ना कहीं 92 या उसके आसपास आते हैं। सो एज ए रेफरेंस आप लोग याद रख सकते हो कि एटॉमिक नंबर 92 या उससे ज्यादा या उससे आगे जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी की। सो व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी? सो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, and they have the property of spontaneously emitting invisible high energy radiation. Spontaneously, खुद से देंगे वो। आजकल तो पेंसिल भी मांगनी पड़ती है, पेंसिल दे दो, तो ये हमें स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रेडिएशंस देंगे जिनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट रेडियो एक्टिविटी। 10th स्टैंडर्ड में आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस तरीके से रिएक्शन होती है पढ़ोगे, और वहां पे भी हम लोग बात करेंगे यूरेनियम के बारे में। तो वो जो एनर्जी मुझे देता है या वो जो एनर्जी मुझे मिलती है स्पॉन्टेनियसली, उसी एनर्जी का कन्वर्जन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, सो यहां पे सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में थोड़ी बन नहीं रही है, अनाबनी हो रही है। ओके, जो ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए वो मैच नहीं हो पा रही है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, मींस दे हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस। ओके, सो यहां पे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि रेडिएशंस क्या होता है। जैसे यहां पे लिखा है इट इज हाईली, मतलब हाई एनर्जी रेडिएशंस। सो इनका पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शीट है, उस शीट से अगर कोई रेडिएशन आर पार हो जाता है, दैट इज पेनिट्रेशन। ओके, सो अगर इनके पास बहुत ज्यादा पावर है तो ये पतले से तो मोटे तक की रेंज में पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो हमें 3 टाइप के रेडिएशंस मिलते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा एंड गामा। सो अल्फा वाले के पास +2 चार्ज रहेगा, बीटा वाले के पास -1 चार्ज होता है, और ये जो गामा होता है ये होता है न्यूट्रल। ओके, तो चार्जेस की बात करने के लिए रुदरफोर्ड, ओके, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, इसलिए रुदरफोर्ड को से इंपॉर्टेंस दिया जाता है थॉमसन के गाइडेंस के साथ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, मतलब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है जहां पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा इनके पास कौन से चार्ज होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक स्लिट होगा जिस स्लिट से रेडिएशन को मैं पास कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे एक स्क्रीन है लास्ट में। Now this screen is coated with ZnS. इसका मतलब होता है, इसका नाम है जिंक सल्फाइड। It is जिंक सल्फाइड। सो जब यहां से रेडिएशंस निकलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ओके, मैंने यहां पे चार्ज प्लेट भी लगाई है विद पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो हम लोग क्या नोटिस करेंगे
कि जो बीटा पार्टिकल्स है वो बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। चेक आउट दिस, यहां से वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये बीटा के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज अपोजिट क्या होने वाले, अपोजिट अट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो गामा है वो सीधा के सीधा निकल रहा है, मतलब ये जो चार्ज प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई है, इन चार्ज प्लेट्स का वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, दे आर मूविंग स्ट्रेट, इट मींस दैट दे आर न्यूट्रल, कोई भी चार्ज उन पे नहीं। एक और चीज, गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। ओके, इट इज मैक्सिमम फॉर द गामा। एंड लास्ट वन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है वो है आपका अल्फा, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सो अल्फा के पास +2 चार्ज होता है। ये जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को याद रखना है, बस आप इतना भी अगर याद रखोगे कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और गामा के पास कोई चार्ज वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। ओके, आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हो एक चार्ट, जिस चार्ट में अल्फा बीटा गामा इनका प्रॉपर कंपैरिजन दिया है, चार्ज के बेसिस पे, पेनिट्रेटिंग पावर के बेसिस पे, उनके मास, उनके चार्जेस, ये सारी चीजें वहां पे हाईलाइट की गई है। ये जो चार्ट है फ्रेंड्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, वहां से आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, याद इसलिए रखना है बिकॉज हमें एग्जाम में किसी भी दो के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी सवाल आपको आ सकते हैं कि इन तीनों में से पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, कौन अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा और एक्सेट्रा थिंग्स। ओके, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, सो इस एनर्जी का यूज कहां होता है, तो एक तो यूज हम लोगों ने देख लिया कहां पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां पे हम लोग इनकी मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इनके एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर फील्ड में है, इनके एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में है, और साथ ही साथ हम लोग कमर्शियली भी इनका काफी यूज करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में। देखो छोटे से है बट बहुत काम के हैं। ओके, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हम लोग इरेडिएशन के लिए या फिर बीमारियों को भगाने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हो एक चार्ट, अगेन इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, जहां पे इसके यूजर्स मेंशन किए हैं। इनके यूजर्स में जो मेडिकल फील्ड के एप्लीकेशंस है और यूजर्स यू कैन से, ये हमें एग्जाम में पूछे जाता है, तो ये आप वहां से काफी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। कैंसर ट्रीटमेंट है, गॉइटर ट्रीटमेंट है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स आर मेंशन देयर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। ऐसे कुछ केमिकल्स, स्पेशली हम लोग इस सेक्शन में बात करेंगे अलग अलग कलर्स की जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो पहला सेगमेंट आता है फूड कलर्स एंड एसेंसेस। खाने पीने में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स हम लोग देखते हैं। मिठाई की दुकान पे जाओ, अलग अलग कलर की मिठाइयां मिलेगी, उसी में अलग अलग फ्लेवर्स भी मिलेंगे। एसेंस का मतलब होता है फ्लेवर्स, मैंगो भी फाइन, मैंगो मलाई मिल जाएगी, ऑरेंज बर्फी मिल जाएगी, चॉकलेट कुछ अलग से मिल जाएगा। तो ये जो भी चीजें हैं इनमें केमिकल्स यूज होते हैं। अब ये जो केमिकल्स वहां पे यूज होते हैं, कभी कभी ये एक रेंज में यूज होता है, या बहुत सी बार ये रेंज को एग्जिट कर जाता है। तो जब ये रेंज से ज्यादा निकलेंगे या रेंज से ज्यादा यूज हो जाएंगे तो हमें दिक्कत होने वाली है। तो जनरली हम लोग फूड कलर या एसेंसेस देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कैंडीज में, चॉकलेट्स, जैम, इवन तो जो टोमेटो केचप सॉस आता है, अलग अलग टाइप के सिरप्स मिलते हैं, इनमें हम लोग देखेंगे, मतलब जो फूड स्टफ में सारी चीजें वहां पे आती। अब घर पे भी जब हम लोग कुछ हलवा बना रहे हैं, ओके, या कुछ मिठाई बना रहे हैं, तो इवन आप भी देखना, आपकी मम्मी या फिर जो भी होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी मार्केट से थोड़ा सा कलर मंगवाते हैं और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो ये कलर हमें मार्केट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और इट कैन बी देयर इन द फॉर्म ऑफ जेल, या फिर उसका पेस्ट भी आता है। ओके, अब लिमिटेड अमाउंट में या फिर प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हमने यूज किया तो हो सकता है इसका साइड इफेक्ट ना हो, या फिर हम लोग कभी कभी अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं या कभी कभी अगर हमें आदत है इसे खाने की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग काफी ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं बाहर के जो जंक फूड हम लोग बोलते हैं या रेगुलरली पैक फूड खाते हैं, उनमें काफी सारे दिक्कत देखने को मिल सकती है। जैसे पहला है, काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीड है, मर्क्यूरी है। ये जब हमारी बॉडी में
आते हैं, जब डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और इन दिनों एक नई बीमारी दैट इज ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ध्यान ही नहीं देते, वो एक ही जगह पे होते हैं, उनके आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन उनको हाई बोल रहा है, हेलो बोल रहा है, वो बिल्कुल भी वहां पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज ऐसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, बिकॉज वो लोग ये सारी चीजों की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। खासकर चॉकलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड कलर और एसेंसेस यूज होते हैं, बिकॉज कोई भी चीज अगर मार्केट में आनी है, अगर उसे अट्रैक्टिव बनाई जाएगी तो काफी सारे लोग उसको खरीदने के लिए दौड़ेंगे। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट हमें इससे बच के रहना है। अगले आते हैं आर्टिफिशियल कलर्स, मतलब apart from food colors and essences we have another segment that is called as artificial color। हम लोग जनरली आर्टिफिशियल कलर का यूज करते हैं घर में कलरिंग करना है। होली रंग पंचमी के दिन हम लोग देखते हैं कि इन कलर्स का भारी मात्रा में यूज होता है। अगेन दे आर केमिकल्स, सो इफ दे आर केमिकल्स देयर इज ऑलवेज अ रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, आंखों में चला जाता है। होली जब रंग पंचमी खेलते हैं दोस्त और हम लोग सब एकदम मस्ती में होते हैं, तो गलती से अगर वो आंख में लग गया और वो हार्मफुल केमिकल था तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्किन कैंसर, इचिंग ऑफ स्किन, अस्थमा, ओके। इवन जो हमारे स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पे स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, वो भी परमानेंटली ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो है मर्क्यूरी। यहाँ पे केमिकल मर्क्यूरी काफी भारी मात्रा में यूज होता है, ओके। इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल कलर्स को कम यूज करना चाहिए। जो भी है नेचुरल कलर्स अगर हम लोग करेंगे तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट कम होगा। मतलब ये जो हेल्थ डिजास्टर्स हम लोग बोलेंगे अचानक से जो हो जाते हैं वो यहाँ पे होंगे नहीं। तीसरा सेगमेंट आता है डाइज, ओके। डाई अगर मतलब सुना मतलब हेयर डाई की बात आती है, तो डाई जो होते हैं वो एक केमिकल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं फॉर इम्पार्टिंग कलर। किसी ऑब्जेक्ट पे कलर लगाना है, बालों पे कलर लगाना है, कपड़े पे कलर लगाना है, तो इट कम्स अंडर व्हाट डाइज। अब ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल डाइज जो होती है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट, यहाँ से अलग अलग जगह से, सैफरॉन जैसे आपने सुना होगा, केसर बोलते हैं, वहां से उसे निकालते हैं। अब नेचुरल जो है ये कॉस्टली भी पड़ता है, ओके। तो कॉस्ट को कम करने के लिए फिर क्या जाएंगे हम, सिंथेटिक की तरफ। अब सिंथेटिक तो हार्मफुल केमिकल्स ही होंगे। कहां पे कौन सा कलर कितने अमाउंट में यूज किया, एक चीज आप नोटिस करना, मार्केट से जब भी कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं तो बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो मम्मी आपकी अलग से धोएगी, बाकी कपड़ों के साथ उसको ऐड नहीं करते। द रीजन इज कि उस कपड़े ने कलर छोड़ना होता है, ओके, बिकॉज वो कलर जो होता है वो प्रॉपरली वहां पे उस कपड़े पे लगा नहीं होता, या उस क्वालिटी का भी नहीं होगा, ऐसा जो कुछ भी है। बट कहीं कहीं हम लोग पूछते भी है भैया ये कलर तो नहीं छोड़ेगा। अब होता क्या है, सपोज आपने बिना धोए उसको पहन लिया, स्वेटिंग आ रही है, आप लोग कोई फंक्शन एंजॉय कर रहे हो, पसीने पसीने में वो कलर निकल गया, तो वो कलर आपके बॉडी पे अगर आपके स्किन पे लगा तो आपको रैशेस, इचिंग जैसी मतलब तकलीफें वहां पे हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेन हार्मफुल इफेक्ट्स है, अगर बालों में डाई लगा रहे हो तो इसके इफेक्ट क्या क्या देखोगे, हेयर फॉल हो सकता है, बर्निंग ऑफ स्किन हो सकती है, आपके बालों का टेक्सचर जो है वो बिगड़ सकता है, रफ हो जाएंगे, बिकॉज जो भी चीज है, जो केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि कितने परसेंटेज में, कितने प्रपोर्शन में वहां पे वो चीज होनी चाहिए। फिर कैरमाइन होता है लिपस्टिक में प्रेजेंट, गलती से मुंह में चले गए, सो वहां पे स्टमक डिसऑर्डर जैसा हो सकता है। या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट, अगर हम बोलेंगे कि नहीं सर नेचुरल है, भले ही महंगा होने तो हम लोग नेचुरल पे फोकस करेंगे, तो नेचुरल का ज्यादा यूज करने की वजह से एनवायरमेंट पे भी नुकसान हो सकता है, एनवायरमेंट इम्बैलेंस हो सकता है। सो आपके पास है फूड कलर, एसेंसेस, आर्टिफिशियल कलर्स एंड डाई, ये तीन अलग अलग सेक्शंस जहां पे हम लोग केमिकल्स को भारी मात्रा में यूज करते हैं। कमर्शियली इसका यूज बहुत ज्यादा है बिकॉज कॉस्ट काफी कम होती है। सो जब भी आप इन चीजों को यूज करो, यू हैव टू बी फोकस्ड कि हम लोग कहां पे कौन सा केमिकल देख रहे यूज कर रहे हैं और उसका कंजम्पशन किस लेवल तक का है। बढ़ते हैं आगे तीसरे सेगमेंट की तरफ, एंड दैट इज डिओड्रेंट्स। आज का जनरेशन, स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसका यूज काफी भारी मात्रा में करता है।
मार्केटिंग वाले या फिर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कंपनी होती है, वो भी इन्हीं पर्टिकुलर कैसे पब्लिक को टारगेट करती है। सो डिओड्रेंट्स क्या होते हैं? डिओड्रेंट्स हम लोग यूज करते हैं बॉडी ऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। अब पर्सन टू पर्सन बॉडी में से जो स्वेट निकलता है वो अलग होता है। किसी पर्सन की बॉडी मतलब किसी पर्सन को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। और इवन वो जो स्वेट है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, एंड दैट इज डिओड्रेंट्स। व्हाट आर डिओड्रेंट्स? डिओड्रेंट्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट बॉडी ऑर्डर। इन शॉर्ट हम लोग स्प्रे भी बोल सकते हैं। अब डिओड्रेंट्स हम कब यूज करते हैं या कौन यूज करता है? जिसके बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। पर्सन टू पर्सन परसेंटेज वैरी करता है, किसी को पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को पसीना कम आता है। अब कहीं कहीं पे पसीना जो होता है ओके, उसका एक अलग से टिपिकल स्मेल भी होता है, जिसे हम लोग बॉडी ऑर्डर बोलते हैं। सो इसका मेन काम क्या है? बॉडी ऑर्डर को प्रिवेंट करना, मतलब सामने वाले इंसान तक वो बॉडी ऑर्डर जाना नहीं चाहिए। अब कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि पसीना आता भी है इंसान को, बट वहां पे स्मेल नहीं आता। बट कुछ कुछ लोगों के बॉडी से बहुत टिपिकल सा स्मेल आता है जो पसीने के थ्रू ही होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। जो बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन होता है उस वजह से ये चीज होती है। इसलिए इन दिनों कैसे स्टाइल जो है, कैसे एक अलग सा स्वैग की हम लोग बात करते हैं, जो एक फैशन सा हो चुका है कि डिओड्रेंट्स हम लोग यूज करेंगे। बट डिओड्रेंट्स का जो सेकेंड हाफ मतलब जो उसकी बैक साइड है वो भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे काफी सारे केमिकल्स यूज होते हैं। केमिकल्स में जैसे पैराबेन्स है, पैराबेन्स में आते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा केमिकल्स आते हैं। अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स जैसे एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट ये काफी कॉमन सा है जो वहां पे यूज होता है। एंड इवन सम अमाउंट ऑफ सिलिका इज आल्सो प्रेजेंट। अब हम लोग जो यूज करते हैं मार्केट में, मतलब वीकेंड से हम लोग हमेशा टीवी पे ऐड देख लेते हैं कौन सा नया प्रोडक्ट आया है और क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। मार्केटिंग कर दी, हमें पसंद आ गया, हमने खरीद के लेके आ गया। ओके, नहीं पसंद आया, स्मेल अलग थी, फ्रेग्रेंस कुछ नया फ्लेवर आ गया मार्केट में, हम लोग उसको भी ट्राई करते हैं। मतलब वी आर लाइक कि जो मार्केट में नया आएगा हम लोग उसको ट्राई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें डिओड्रेंट्स की, तो हमारे पास 3 टाइप के डिओड्रेंट्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिओ, जहां पे इन केमिकल्स का परसेंटेज काफी कम होता है। ओके, सेकेंड इज एंटीप्रेसेंट डिओ, जहां पे 15% तक एल्यूमिनियम के कंपाउंड बोले या 15% की रेंज तक हमें ये केमिकल्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट आता है क्लिनिकल डिओ। क्लिनिकल डिओ में परसेंटेज 20 to 25% होगा और जनरली इसे हम लोग रात में यूज करते हैं। सो कैसे कैटेगरी हम लोग डिसाइड करेंगे? सो ऑर्डिनरी डिओ जो हमें मार्केट में मिलता है ये उन लोगों ने यूज करना चाहिए जिनके बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती, बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा भी लगाया तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है एंटीप्रेसेंट डिओ, यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, तो जिस किसी की बॉडी में ज्यादा स्मेलिंग आती है, ज्यादा बॉडी ऑर्डर होता है टिपिकल सा, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्लिनिकल डिओ उस जगह पे यूज होता है जहां पे हेवी स्वेटिंग होता है। फिर ये क्लिनिकल है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही हम लोग अगर इसको लेते हैं या डॉक्टर ही हमको अगर रेकमेंड करते हैं तो हम लोगों ने इसको यूज करना चाहिए। बिकॉज ध्यान में क्या रखना है, ये सारे केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? जो सबसे पहला है डिसऑर्डर लाइक हेडेक। काफी सारे लोगों को सिर दुखता है। इमेजिन करो आप क्लास में बैठे हो, आपके क्लास में कोई स्टूडेंट आया या आई यू कैन से, और बहुत हेवी डिओड्रेंट लगाया हुआ था, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी, हम लोग तुरंत देखते अरे बाप रे क्या, क्योंकि आदत नहीं होती है हम लोगों को, बिकॉज हर एक का टेस्ट अलग है। तो सबसे कॉमन है हेडेक। उसके बाद अस्थमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं या अस्थमा होने के जो चांसेस होते हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हेवी अगर है, केमिकल्स है, देखो हमेशा वहां पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इवन हम लोग तो मस्ती मस्ती में किसी के फेस पे भी डायरेक्टली डिओ मार देते, तो उससे क्या होगा, वो केमिकल डायरेक्टली एंटर करेगा और बॉडी को आदत नहीं है उसकी, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। और जिस किसी इंसान की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उस इंसान को तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है।
ओके तो ये जो सेगमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे केमिकल्स की जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। पहले हमने फूड कलर्स की बात की, एसेंस की बात की, आर्टिफिशियल कलर्स की हमने बात की। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द डाइज। ओके उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डिओड्रेंट्स के बारे में। तो ये जो भी केमिकल्स है, ये केमिकल्स हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि उनमें केमिकल्स कौन सा है। जैसा शुरुआत में आपको बताया था कि बहुत सारा नॉलेज हमें मिलेगा, तो आपसे आप एक आदत डालोगे कि कोई भी अगर डिओड्रेंट्स आपके पास होगा, एटलीस्ट चेक द केमिकल्स, मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी अगर आपने चेक किए तो आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा कि कहां पे कितने परसेंटेज में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज अबाउट द टेफ्लॉन। अब तक जो हम लोगों ने देखा वो सारे जो केमिकल्स थे वो कहीं ना कुछ गलत इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। इन शॉर्ट दे वर हार्मफुल फॉर अस। बट यहाँ पे ये जो टेफ्लॉन नाम का जो केमिकल है ये हमारे लिए बहुत ही काम का है। ओके सो यू कैन से टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। कुकिंग यूटेंसिल्स पे कोटिंग लगाने के लिए या कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स या इंडस्ट्री में जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके ऊपर अगर हमें कोटिंग लगानी है तो इन दिनों जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है टेफ्लॉन। नाउ व्हाट इज दिस टेफ्लॉन? टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसा दिखेगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2। दिस इज योर टेट्राफ्लोरोइथिलीन और इसका ये पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं। जैसा सपोज ये छोटा यूनिट है तो इसके साथ इसका दूसरा यूनिट जोड़ दिया, फिर ये एक और यूनिट जोड़ दिया और ये ऐसी पूरी चेन बन गई। सो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो ये अगर चेन बनेगी तो जैसे आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, एक और आपने ले लिया CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, मतलब यहाँ पे ये चेन बन जाएगी। उसी तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा आगे। ओके तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऐसा जो है ये चेन आगे कंटिन्यू चलते रहती है। ओके इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। जैसा पॉलीइथीन है तो वो इथीन से बना है इसलिए हम लोग उसको पॉलीथीन बोलते हैं। वी नो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनिल क्लोराइड, तो वो विनिल क्लोराइड से बना है। उसी तरह से जो टेफ्लॉन है और टेफ्लॉन किससे बना है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन से। अब टेफ्लॉन की जो इतनी सारे एप्लीकेशंस है, इतना जो फेमस वो हुआ है, तो उसके पीछे है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। पहला, एटमॉस्फेयर और केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। मतलब एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग गैसेस है, जो अलग अलग केमिकल्स है, पोल्यूशन की वजह से तो और भी केमिकल्स बढ़ चुके हैं, उसका या फिर दूसरे कोई केमिकल सब्सटेंस का टेफ्लॉन पे कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। दूसरा, पानी या तेल टेफ्लॉन से चिपक नहीं सकता। ओके वो स्टिक नहीं होगा। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज यूजेस में लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर्स। नॉन स्टिक का जमाना है। ओके तो नॉन स्टिक किचन वेयर जहां पे भी आप देखोगे तो वहां पे जो कोटिंग लगी होती है वो कोटिंग किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। इसका मतलब टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं है, हम लोग हाई टेम्परेचर तक भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इट इज वेरी इजी टू क्लीन, आसानी से साफ हो जाता है। आप देखना काफी बार जो कढ़ाई होती है, वैसे जो होती है, जो नॉन स्टिक नहीं होती है, उसको अगर हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बार यूज करते हैं तो काली हो जाती है। बट नॉन स्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है, उसे हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो यूजर्स की बात करें, टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो केबल्स होती है, जो वायर्स होती है, उसके ऊपर कोटिंग लगाई जा सकती है। तो यू कैन से टेफ्लॉन क्लैडेड वायर एंड पार्ट्स आर यूज्ड इन हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, या जो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसा हमने यहाँ पे बात की, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर्स एंड ऑल्सो टेफ्लॉन का कोटिंग कर सकते हैं हम लोग 2 व्हीलर्स पे एंड 4 व्हीलर्स पे। जो महंगी महंगी कारें आती है उस पर टेफ्लॉन का कोटिंग होता है ना, स्क्रैच प्रूफ हम लोग बोलते हैं। तो टेफ्लॉन का कोटिंग होने की वजह से वो स्क्रैच अंदर तक पहुंचता नहीं है। सो इन दिनों टेफ्लॉन अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट में कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है।
हम लोग भी अच्छी क्वालिटी की चीजें चाहते हैं जो लंबे समय तक चले, तो ऐसी चीजें हमें टेफ्लॉन कोटेड के साथ मार्केट में मिलती है। आइए दोस्तों, टेफ्लॉन को पढ़ने के बाद और भी ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं, जहां पे हम लोग कुछ नए नए तरीके देख रहे हैं। आइए दोस्तों, टेफ्लॉन को पढ़ने के बाद देखते हैं और क्या नई चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पे हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट आता है पाउडर कोटिंग। अब जनरली हम लोग जो लोहा होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल पेंट लगाते हैं। बट ऑयल पेंट के साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही वो पानी यूज होता है, बार बार दरवाजे को हम लोग धोते हैं, तो वो जो लेयर होती है ना, वो कुछ दिनों के बाद निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास पाउडर कोटिंग नाम का एक अलग सा टेक्निक अवेलेबल है। क्या करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड एक हार्डर लेयर हम लोग लगाएंगे। ओके, दैट विल बी द लेयर ऑफ अ पाउडर। अब ये पाउडर जो होता है वो किससे बनता है, पॉलीमर, रेजिन, कुछ अलग अलग कलर पिगमेंट्स हो सकते हैं और कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स को हम लोग यूज करते हैं। इनको पहले हम मिक्स करते हैं, ओके, फिर प्रॉपर उसका मिक्सिंग होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पाउडर। सो नॉर्मली जो ऑयल पेंट हम लोग यूज करते हैं, उस ऑयल पेंट के कंपैरिजन में ये जो लेयर होती है, ये लेयर थोड़ी हार्ड होती है। अब हार्ड होने की वजह से इसका जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो पाउडर कोटिंग के लिए हम लोग एक अलग स्प्रे यूज करते हैं, जैसे हम लोग मतलब एक अलग टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं LSD। LSD स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, मतलब माइन्यूट सा चार्ज वहां पे जनरेट होगा। सो चार्ज बनने की वजह से क्या होगा, जब हम लोग उसको गन से फायर करेंगे उस सरफेस पे, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है वो उस सरफेस की लेयर पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, इट इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। प्रॉपरली अगर हम लोग करें तो मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या आयरन से बने हुए आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। मोस्टली यू कैन से जो हम लोग बाथरूम्स में यूज करते हैं, जो नल होते हैं, शॉवर्स होते हैं, ये जो महंगे आते हैं उसमें पाउडर कोटिंग भी यूज किया जाता है। पाउडर कोटिंग का सबसे मेन एम यही है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, अट्रैक्टिव दिखे, लोग उसे लेने में ज्यादा पसंद करें। इसी की जैसी एक और टेक्निक है जिसको हम लोग एनोडाइजिंग बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है, सपोज मेरे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है। अब ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है जब प्योर स्टेट में होता है तब एकदम ही सिल्वर कलर का होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो थोड़ा डल हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर एक लेयर बनने वाली है। वो लेयर किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे मैंने उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को पर्पसफुली बनाना है। उससे क्या होगा, अगर मैं एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी एक लेयर बना देता हूं तो नीचे का जो एल्यूमिनियम है उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका ना ही कोई करोजन होगा, ना ही उसकी क्वालिटी कम होती है। तो यू कैन से इट इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास एक बीकर होता है, इन दैट बीकर वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोलेट यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलेट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ और वहां पे एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी। सो अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड ऑन एल्यूमिनियम। So layer can be made more attractive, more durable by using some different chemical combinations, या उसे एक अलग अलग डिजाइन भी हम लोग इन दिनों वहां पे दे सकते हैं। So again, two important techniques, powder coating, याद रखेंगे LSD, जो काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, इट इज नॉट LSD, इट इज ESD, सॉरी, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन। ओके, पीछे LSD होगा, वो ESD है। इट इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। एंड सेकेंड टेक्निक इज एनोडाइजिंग। ये हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर यूज करते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं आयरन के ऊपर। आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, दैट इज सिरेमिक। सिरेमिक से बनी हम लोग काफी सारी चीजों को यहाँ पे यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। फिर भले वो पॉट्स हो, टाइल्स हो, ब्रिक्स हो, टेराकोटा के अलग अलग फ्लावर पॉट्स हो, या अलग अलग डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, वो सिरेमिक से बने हुए होते हैं।
So basically ceramic is a heat resistant substance formed by kneading an inorganic substance in water. मतलब जैसे हम लोग आटा बनाते हैं ना, मतलब रोटी बनाने से पहले, वैसे ही हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से क्ले जो होता है उसको प्रॉपर पानी में मिक्स करके हम लोग सिरामिक बनाते हैं। पहले के जमाने में जो स्विचेस होते थे वो भी सिरामिक से बनते थे, अभी वो उसकी जगह में प्लास्टिक आ चुका है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आप देखो व्हाइट कलर का, उसमें इसमें तार लगी, अंदर हम लोग प्लग इन करते हैं, वो भी सिरामिक से बनता है। ओके, तो सिरामिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी सारे आर्टिकल्स हम लोग उसके यूज करते हैं। अलग अलग ग्रेड भी है हमारे पास सिरामिक के, बट इन दिनों हम लोग कुछ एडवांस सिरामिक्स यूज करते हैं जहां पे बेसिक कंपोजिशन के साथ साथ हम लोग कुछ अलग केमिकल्स का यूज करते हैं, जिन केमिकल्स को यूज करने की वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसे और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं इन केमिकल्स के बारे में इनका नेमिंग पूछते हैं, जिसमें आता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ज़िरकॉनिया दैट इज ZrO2, सिलिका SiO2 है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, B4C दैट इज बोरॉन का कार्बाइड, ऐसे अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। हमने दो अलग अलग मतलब दो पार्ट्स में इसको कवर किया। पहले पार्ट्स में हमने वो सारे केमिकल्स देखे जिनका यूज डेली बेसिस पे काफी ज्यादा होता है, और इस सेक्शन में हमने कुछ ऐसे केमिकल्स देखे शुरुआत में जिनका हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और बाद में हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को नोटिस किया जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पे, ऐसे ही हम लोग मजेदार सेक्शंस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।